नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट भी मैंने कल अपलोड किए हैं, करीब 1.5 घंटे का क्लास मैंने लिया है। उसमें टॉपिक वाइज में पूरा आप लोग को एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूँ, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है उस वीडियो को तो बिल्कुल जाकर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट है। अभी रोज़ आपका एग्जाम तक वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा, डेफिनेटली सब वीडियो को आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले वाले क्लास में मैंने आप लोग को करीब 45 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे, है ना। अब उसके बाद के क्वेश्चन को आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद के क्वेश्चन को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, अगर इससे पहले का क्लास अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देखिएगा। चलिए फिर आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, महानदी के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको महानदी के बारे में असत्य कथन की पहचान करना है। कथन दिए गए हैं, पहला, इसका उद्गम सियावा पहाड़ी से हुआ है। दूसरा, महानदी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तीसरा, प्रदेश में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। और चौथा, स्कंद पुराण में इसका नाम चित्रोत्पला बताया गया है। चारों कथनों को आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद बताना इनमें से कौन सा कथन आपको असत्य है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला, इसका उद्गम सियावा पहाड़ी से हुआ है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्या पूछ रहे हैं, आपको असत्य कथन की पहचान करने के लिए बोला जा रहा है ना। देखिए, पहला कथन है इसका उद्गम सियावा पहाड़ी से हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। जो महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, सियावा पहाड़ी से। कहाँ से हुआ है आपका, सियावा पहाड़ी से, जो कौन से जिले में है, धमतरी जिला में। कौन से जिला में, धमतरी जिला में। और इसी सियावा पहाड़ी का प्राचीन नाम क्या था, सुक्ति मुक्ति पर्वत। इसी को सुक्ति मुक्ति पर्वत के नाम से भी जाना जाता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है महानदी का जो उद्गम है सियावा पहाड़ी से हुआ है, जो कि कौन से जिला में है, धमतरी जिला में है, जिसका प्राचीन नाम क्या था, सुक्ति मुक्ति पर्वत। आगे बात करते हैं, महानदी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। जो महानदी है वो अरब सागर में अपना मुहाना नहीं बनाती है। कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। महानदी बंगाल की खाड़ी में, याद रखना, बंगाल की खाड़ी में ना, बंगाल की खाड़ी में अपने क्या बनाती है, आपका मुहाना बनाती है। सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रदेश में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। तीसरा स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है, प्रदेश में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई की बात हो रही है। आगे बात करते हैं, स्कंद पुराण में इसका नाम चित्रोत्पला बताया गया है। चौथा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है कि महानदी का स्कंद पुराण में क्या नाम बताया गया, चित्रोत्पला नाम बताया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आपको असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन, महानदी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है बोला जा रहा है, जो कि गलत है। महानदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, अब चलिए, अब मैं महानदी के बारे में आप लोग को महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलो देखो, सभी चीज़ों को आपको मेरे साथ याद करते चलना है ना। जितना भी चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा सभी बातों को आपको मेरे साथ पूरा याद करते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महानदी का उद्गम, है ना। पूरा पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। देखो, महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, सियावा पहाड़ी से। कहाँ से आपका, सियावा पहाड़ी से। और सियावा पहाड़ी कौन से जिला में आता है, धमतरी जिला में। और इसका प्राचीन नाम सुक्ति मुक्ति पर्वत, जो मैंने लिख दिया है वहाँ पास। आगे बात करते हैं, महानदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, महानदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में महानदी अपना मुहाना बनाती है। तीसरा, इसकी अगर मैं कुल लंबाई की बात करता हूँ, महानदी की अगर मैं कुल लंबाई की बात करता हूँ तो कितना है, 858 किलोमीटर। कितना है जी, 858 किलोमीटर, याद करते चलिए। ठीक है, महानदी की कुल लंबाई कितना है, 858 किलोमीटर। लेकिन हमारे प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ में ना, प्रदेश में इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो कितना है आपका, 286 किलोमीटर। कितना है, 286 किलोमीटर। फटाक से याद करिए, महानदी का उद्गम सियावा पहाड़ी, जिसका प्राचीन नाम सुक्ति मुक्ति पर्वत, मुहाना बंगाल की खाड़ी, कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। और प्रदेश में इसकी लंबाई कितना है आपका, 286 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसके तटीय शहर की बात करता हूँ। तटीय शहर, अब तटीय शहर की बात करते हैं तो आपको याद रखना है। देखो, सबसे पहले आपका राजिम के बाद आपका सिरपुर के बाद याद रखना आप लोग को चंपारण। ठीक है, चंपारण के बाद आपको याद रखना है सिउरी नारायण। ठीक है, सिउरी नारायण, ये सब क्या है, महानदी के तट में बसे हुए स्थल है। राजिम, सिरपुर, चंपारण, सिउरी नारायण। और आपको याद रखना है जी आपका आरंग, है ना। आरंग हो जाएगा। आरंग के साथ साथ आपका पलारी। ठीक है, पलारी,
ये सब क्या है, महानदी के तट पर बसे हुए शहर है। सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उद्गम बता दिया, मुहाना बता दिया, कुल लंबाई बता दिया, प्रदेश में इसकी लंबाई बता दिया, और तटीय शहर भी के नाम भी मैंने बता दिया, राजिम, सिरपुर, चंपारण, सिवरी नारायण, आरंग और आपका पलारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके हम लोग प्राचीन नाम की बात करते हैं, ठीक है। इसके हम लोग प्राचीन नाम, इसके प्राचीन नाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका प्राचीन नाम क्या था, कनक नंदिनी। क्या था, कनक नंदिनी, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या था जी आपका, कनक नंदिनी था। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदी का प्राचीन नाम कनक नंदिनी था, है ना। और एक और इसका आपको प्राचीन नाम है, याद रखना आपका, नीलोत्पला, ठीक है। नीलोत्पला, नीलोत्पला। और महानदी का प्राचीन नाम नीलोत्पला कौन से पुराण में बताया गया है, आपको याद रखना है, आपका वायु पुराण में, ठीक है। वायु पुराण में, वायु पुराण में महानदी का प्राचीन नाम नीलोत्पला बताया गया है। उसके बाद और याद रखना है चित्रोत्पला, ठीक है। चित्रोत्पला ये भी आपका महानदी का क्या है, आपका प्राचीन नाम है। और कौन से पुराण में महानदी का प्राचीन नाम चित्रोत्पला है करके बताया गया है, तो आपको याद रखना है स्कंद पुराण में। कौन से पुराण में, स्कंद पुराण में, ठीक है। स्कंद पुराण में याद रखना है। तो प्राचीन नाम आपका कनक नंदिनी, ठीक है। और अगर ऐसा पूछ लिया कि आपका सतयुग में महानदी का क्या नाम था, सतयुग में महानदी का क्या नाम था, तो आपका नीलोत्पला, जिसके बारे में जानकारी वायु पुराण से मिलता है। द्वापर युग में आपका महानदी का क्या नाम था, तो आपका चित्रोत्पला, जिसके बारे में जानकारी स्कंद पुराण से मिलता है, ठीक है। अगर बात करता हूँ आपका त्रेता युग, ठीक है। त्रेता युग में महानदी का क्या नाम था, तो याद रखना आपको महानंदा, ठीक है। महानंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रेता युग में आपका महानदी का क्या नाम था, आपका महानंदा। और हम लोग कलयुग में, है ना, कलयुग की बात करते हैं। कलयुग में इसको किस नाम से जानते हैं, महानदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, महानदी के नाम से जानते हैं। चलो क्या क्या बताया मैंने, महानदी का प्राचीन नाम कनक नंदिनी, ठीक है। उसके बाद सतयुग में इसका नाम नीलोत्पला, जिसके बारे में जानकारी वायु पुराण से प्राप्त होती है। और द्वापर युग में इसका प्राचीन नाम चित्रोत्पला, जिसके बारे में जानकारी स्कंद पुराण से प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, त्रेता युग में इसका नाम क्या आपका महानंदा है ना। और कलयुग में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको महानदी बोलते हैं। और इसी को हमारे छत्तीसगढ़ की महानदी को हमारे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, महानदी को हमारे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखना है, जो चीज़ मैंने आपको बताया है ना, इंपॉर्टेंट है। देखो आपका प्राचीन नाम कनक नंदिनी, सतयुग में नीलोत्पला, जिसका उल्लेख वायु पुराण में, द्वापर युग में चित्रोत्पला, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में, त्रेता युग में आपका महानंदा, है ना, महानंदा। एक और आपको नाम देखने को मिल सकता है आपका महाश्वेता, महानंदा या महाश्वेता, ठीक है। उसके बाद आपका कलयुग में हम लोग महानदी बोलते हैं, और महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से भी आपका जाना जाता है। चलो और आगे अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ, याद रखिएगा। अगर मैं आपका संगम की बात करता हूँ, संगम, ठीक है, महानदी का संगम कहाँ कहाँ हुआ है, तो सबसे पहले आपका चंद्रपुर, ठीक है। चंद्रपुर में आपका महानदी, मांड और लात, ठीक है। महानदी प्लस मांड नदी प्लस लात नदी, इन तीनों नदियों का संगम कहाँ हुआ है, आपका चंद्रपुर में हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। सिवरी नारायण में आपका महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी, है ना। सिवरी नारायण में कौन कौन से आपका नदी का संगम हुआ है, आपका महानदी, उसके बाद आपका शिवनाथ नदी के बाद आपका जोक नदी, इन तीनों नदियों का आपका संगम कहाँ हुआ है, आपका सिवरी नारायण में। देखो चंद्रपुर में महानदी, मान नदी और लात नदी। सिवरी नारायण में किसका किसका संगम हुआ है, महानदी प्लस शिवनाथ नदी प्लस जोक नदी। एक और यहाँ लिख रहा हूँ ना, चूंकि स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ लिख रहा हूँ। तीसरा आपको ध्यान रखना है, आपका तीसरा राजिम, ठीक है। राजिम सभी को पता होगा, राजिम में कौन कौन सी नदियों का संगम हुआ है, आपका महानदी के बाद आपका पैरी के बाद हो जाएगा जी आपका सोंढूर। महानदी, पैरी और सोंढूर, इन तीनों का संगम कहाँ हुआ है, आपका राजिम में हुआ है। सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मैं परियोजना की बात करता हूँ महानदी में, अगर मैं परियोजना की बात करता हूँ, महानदी में अगर मैं परियोजना की बात करता हूँ तो रुद्री बैराज, ठीक है। रुद्री बैराज परियोजना, जिसका निर्माण 1915 में हुआ था, सभी को पता होगा। दूसरा आपका गंगरेल बांध परियोजना, ठीक है। गंगरेल बांध परियोजना, जिसको पंडित रविशंकर जलाशय के नाम से भी जानते हैं, आपका 1979 में इसका निर्माण हुआ था। सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है ना। तो जितना भी चीज़ मैंने आपको महानदी के बारे में बताया, सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी इसके बाद अभी और क्वेश्चंस आएगा, उसमें बताऊंगा कि महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, उत्तर से आने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, दक्षिण से आने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, सभी बातों को आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, अगर पूछेगा कि महानदी का ढाल किस दिशा की ओर है, एक क्वेश्चन और है कि महानदी का, ठीक है, महानदी का जो ढाल है, महानदी का ढाल है वो किस दिशा की ओर है, तो आपका पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। महानदी का ढाल आपका पूर्व दिशा की ओर है, सभी बातों को याद रखना है। चलो अब हमने क्या क्या इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने सीखा, याद किया। देखिए सबसे पहले महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी, कौन से जिला में है, धमतरी जिला। प्राचीन नाम सुक्ति मुक्ति पर्वत। मुहाना बंगाल की खाड़ी, ठीक है।
कुल लंबाई 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितना है 286 किलोमीटर। इसके तटीय शहर अर्थात तट में कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, राजिम, सिरपुर, चंपारण, शिवरीनारायण, आरंग, पलारी, ठीक है। और महानदी का ढाल कौन सी दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है। महानदी के प्राचीन नाम की बात करता हूँ तो कनक नंदिनी, ठीक है। सतयुग में इसका नाम नीलोत्पला जो कि वायु पुराण में बताया गया है। द्वापर युग में इसका नाम चित्रोत्पला जो कि स्कंद पुराण में बताया गया है। त्रेता युग में इसको महानंदा या महाश्वेता के नाम से जानते हैं, सभी जानते थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं संगम की बात करते हैं तो आपका चंद्रपुर में महानदी मांड और लात नदी का संगम होता है। शिवरीनारायण में आपका महानदी प्लस शिवनाथ प्लस जोक नदी का संगम होता है। और साथ ही साथ राज्य में महानदी पैरी और सोंडूर का संगम होता है। अगर मैं परियोजना की बात करता हूँ तो रुद्री बैराज, गंगरेल बांध, ये सब महानदी में बने हुए परियोजना है। सभी बातों को अच्छे से आपको याद रखना है जी। और हीराकुंड बांध भी किसमें बना है, महानदी पर बना हुआ है ना। सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना था। इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है, आपका दूसरा कथन, क्योंकि दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि महानदी अरब सागर में अपना मुहाना बनाते, जो कि गलत है। जो महानदी है ना वो आपका बंगाल की खाड़ी शाखा में अपना क्या बनाती है, मुहाना बनाती है। सभी बातों को याद रखने हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है ना कि आपका महानदी का नीलोत्पल नाम कौन से युग में था, तो सतयुग में। किससे जानकारी प्राप्त होती है, वायु पुराण से। ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है जितना भी मैंने आपको बताया। चलो, हालांकि एक क्वेश्चन करें लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बहुत तथ्यों को भी हम लोग जान रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं, दूसरे प्रश्न में लोग चलते। देखिए, छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस दिशा में है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ जो मैदान है उसका ढाल किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका, पूर्व दिशा में। जो छत्तीसगढ़ के मैदान है उसका ढाल किस दिशा में, आपका पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में जी, आपका पूर्व दिशा में। किसका, छत्तीसगढ़ के मैदान का, ठीक है। मैदान का ढाल पूर्व दिशा की ओर है। अब इसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। अगर मैं छत्तीसगढ़ के मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ के मैदान में प्रवाहित होने वाली, ठीक है, प्रवाहित होने वाली नदियाँ अधिकांशतः कौन सी दिशा में प्रवाहित होती है, ये अधिकतर पूर्व दिशा में। छत्तीसगढ़ के मैदानों में प्रवाहित होने वाली अधिकांशतः जो नदियाँ है वो पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। अब ये पॉसिबल कब होगा, जब आपका ढाल किधर होगा, पूर्व दिशा की ओर होगा, है ना। जब ढाल है आपका पूर्व दिशा की ओर होगा, जब ढाल पूर्व दिशा की ओर होगा तो क्या होगा, नदियाँ किधर प्रवाहित होगी, पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होगी, है ना। तो ये तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस दिशा में है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका पूर्व दिशा। अगर मैं छत्तीसगढ़ मैदान की प्रमुख नदी जैसे महानदी हो गया, उसकी सहायक नदियों की बात करता हूँ, तो सभी जो नदियाँ हैं वो पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। अब ये पॉसिबल तभी है जब ढाल पूर्व दिशा की ओर होगा, है ना। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, आपका फोर्थ ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में। सभी बातों को आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश और उसके क्षेत्रफल के संदर्भ में असत्य जोड़े की पहचान की। जबरदस्त प्रश्न है जी। छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश और उसके क्षेत्रफल के संदर्भ में आपको असत्य जोड़े की पहचान करना है। देखिए, एक तरफ आपका भौतिक प्रदेश का नाम दिया गया, एक तरफ उसके क्षेत्रफल के बारे में बताया गया। बताना इसमें से कौन सा जोड़ा आपका सत्य है। देखिए, सबसे पहले महानदी बेसिन का क्षेत्रफल कितना है, 68,064 वर्ग किलोमीटर। याद करते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। आपका मेंस में आंसर राइटिंग में भी काम आएगा, है ना। तो महानदी का क्षेत्रफल कितना है, 68,064 वर्ग किलोमीटर। ये तो बिल्कुल सही है। अगर मैं दंडकारण्य पठार की बात करता हूँ, बस्तर क्षेत्र में ना, दंडकारण्य पठार की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 39,060 वर्ग किलोमीटर। देखो, महानदी बेसिन का 68,064 वर्ग किलोमीटर। याद करिए, 68,064 वर्ग किलोमीटर, है ना। फिर दंडकारण्य पठार का क्षेत्रफल कितना, 39,060 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 39,060 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी बघेलखंड के पठार, इसका क्षेत्रफल कितना आपका 21,863 किलोमीटर, है ना। 21,863 वर्ग किलोमीटर। तीनों को याद करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका महानदी बेसिन 68,064 वर्ग किलोमीटर। दूसरा दंडकारण्य पठार 39,060, है ना, 39,060 वर्ग किलोमीटर। और पूर्वी बघेलखंड का पठार 21,863 वर्ग किलोमीटर। तीनों आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जसपुर पाट प्रदेश है ना, इसका जो आपका क्षेत्रफल है 65,008 वर्ग किलोमीटर नहीं है, इसका क्षेत्रफल है आपका 64,008 वर्ग किलोमीटर। याद रखना है, जो आपका जसपुर पाट प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितना है, 64,008 वर्ग किलोमीटर है। जबकि यहाँ पास 65,008 वर्ग किलोमीटर बोला जा रहा है, इसलिए आपका चौथा वाला जो आपका जोड़ा है ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, याद करिए, महानदी बेसिन है ना, महानदी जो आपका बेसिन है इसका क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर है। दंडकारण्य के पठार का 39,060 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी बघेलखंड के पठार का आपका 21,863 वर्ग किलोमीटर, है ना। जबकि जसपुर पाट प्रदेश का आपका 64,008 है ना, 64,008 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर 65,008 बोला जा रहा है, यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महानदी बेसिन का प्रतिशत, यहाँ पास लिख दो, देखो प्रतिशत विस्तार, है ना, प्रतिशत विस्तार।
अगर महानदी बेसिन का प्रतिशत विस्तार की बात करते हैं, लिख दे रहा हूँ, देखो महानदी बेसिन है, महानदी बेसिन, फिर आपका दंडकारण्य का पठार, फिर आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, फिर आपका जसपुर पाट प्रदेश। ठीक है, अगर प्रतिशत विस्तार की बात करता हूँ तो महानदी बेसिन का प्रतिशत विस्तार कितना है, 50.34%। ठीक है, दंडकारण्य का याद रखना है 28.91%, पूर्वी बघेलखंड के पठार का प्रतिशत विस्तार याद रखना है 16.16%, है ना, और जसपुर पाट का आपका 4.59% है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। प्रतिशत विस्तार की बात कर रहा हूँ ना, दोनों अलग अलग है, ये आपका टोटल क्षेत्रफल है, लेकिन प्रतिशत विस्तार की बात करते हैं आपका महानदी बेसिन का 50.34%, दंडकारण्य के पठार का आपका 28.91%, और पूर्वी बघेलखंड के पठार का आपका 16.16% प्रतिशत विस्तार है, और जसपुर पाट प्रदेश का आपका 4.59% प्रतिशत विस्तार है। सभी बातों को याद रखना है ना। तो इसमें असत्य जोड़े की पहचान करना था, तो इसमें से आपका चौथा जोड़ा क्या है जो आपका सत्य है, क्योंकि जसपुर पाट प्रदेश का एक्चुअल क्षेत्रफल कितना है आपका 6408 वर्ग किलोमीटर है, प्रतिशत विस्तार 4.59% है। महानदी बेसिन का प्रतिशत विस्तार आपका 50.34%, दंडकारण्य के पठार का 28.91% और पूर्वी बघेलखंड के पठार का 16.16%। सभी बातों को याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है? देवगढ़ की पहाड़ियां हैं, रायगढ़ की पहाड़ी है, मैकल पर्वत श्रेणी है, दंडकारण्य के पठार। बताइए, ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन, है ना, अभी महानदी के बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे, तो ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, अगर बात करते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला की, आपने नाम तो सुना होगा सतपुड़ा पर्वतमाला, तो सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार कहाँ है? आपका एमपी में है, और इसी पर्वत का विस्तार छत्तीसगढ़ के पश्चिम क्षेत्र में मैकल पर्वत क्षेत्र के रूप में है ना। तो क्वेश्चन था हमारा कि ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैकल पर्वत श्रेणी। क्या होगा आप जी? आपका मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, चलिए देवगढ़ की पहाड़ियों के बारे में इससे पहले वाले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था, है ना, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है सब। अगर आपने उस सभी वीडियो को नहीं देखा तो जाके देखिएगा, है ना, इससे पहले के जो वीडियो थे अगर आपने उसको नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मैकल पर्वत श्रेणी। चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब यहाँ पास क्या पूछा है? मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवगढ़ की चोटी, बदरगढ़ की चोटी, लाफागढ़ की चोटी या रायगढ़ की चोटी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका बदरगढ़ की चोटी। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं ना, आपका बदरगढ़ की चोटी की ऊंचाई की बात करते हैं तो 1176 मीटर है ना। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करता हूँ तो कितना है आपका? 1176 मीटर है, जो कि कहाँ है? बदरगढ़ की चोटी कहाँ आपका? कवर्धा में है। कहाँ है आपको? कवर्धा में है। ठीक है, सभी बातों को आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बदरगढ़ की चोटी है। अब चलिए मैं आपको प्रमुख चोटियाँ, है ना, जो प्रमुख चोटियाँ, इसको आप लोग को मैं याद कराता हूँ, मेरे साथ आप लोग को याद करना है। देखो ये आपका रिवीजन पर्पज से इस क्लास को बनाया जा रहा है, तो आप लोग को याद करना है जी, है ना, साथ ही साथ कोशिश करना है आप लोग को याद हो जाए चीज़ें। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला गौरलाटा की चोटी, याद करते चले ना, गौरलाटा की चोटी की ऊंचाई कितना है? 1225 मीटर। याद करिए, वापस से फिर से हम लोग आएंगे इस पे। तो गौरलाटा की चोटी 1225 मीटर। दूसरा आपको ध्यान रखना, नंदीराज की चोटी, बैलाडीला की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है नंदीराज, जिसकी चोटी 1210 मीटर है। कितना है आपका? 1210 मीटर। तीसरा आप लोग को याद रखना है आपका बदरगढ़ की चोटी, बदरगढ़ जो अभी हमने देखा, इसकी ऊंचाई कितना है? 1176 मीटर। ठीक है, चौथा आपको याद रखना है आपका मैनपाट। ठीक है, मैनपाट, इसकी ऊंचाई कितना आपका? 1152 मीटर। कितना? 1152। पांचवा आपको याद रखना है मैन पार्ट के बाद पलमा चोटी। ठीक है, पलमा चोटी, इसकी ऊंचाई कितना है आपका? 1080 मीटर। कितना? 1080 मीटर। और आपको ध्यान रखना है छठवा आपको अबूझमाड़ की चोटी, इसकी ऊंचाई कितना आपका? 1076 मीटर। इन सभी को याद करना है। चलो वापस याद करते हैं। गौरलाटा चोटी 1225 मीटर, नंदीराज की चोटी 1210 मीटर, बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर, मैनपाट की चोटी 1152 मीटर, ये सब ऊंचाई है ना। और पलमा चोटी 1080 मीटर, और अबूझमाड़ की चोटी कितना है आपका? 1076 मीटर। और हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में बोला गया, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा आपका? बदरगढ़ हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और आप लोग को पता होगा देवगढ़ की पहाड़ी का कितना? 1033 मीटर इसकी चोटी है ना। और आप लोग को पता होगा लाफागढ़ का 1048 है ना।
लाफागढ़ पहाड़ी की ऊंची चोटी 1048 मीटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जी। और आपका धारी डोंगर, इसको भी याद रखना है, धारी डोंगर जिसको शिशुपाल पर्वत के नाम से भी जानते हैं, शिशुपाल पर्वत, इसकी ऊंचाई, चोटी की ऊंचाई कितना है, 899 मीटर। सभी बातों को आपको याद रखना है ना। तो छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है बदरगढ़। लेकिन सर्वाधिक उच्च चोटी पूछेगा, है ना, लेकिन यहाँ पास कंडीशन दे देगा, तो मैकल श्रेणी ऐसा दे देगा, इसी से इसका आपका आंसर आपका बदरगढ़ हो जाएगा। बाकी तो देखो मैंने पूरा चोटी की ऊंचाई तो मैंने बता दिया, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। देखिए, निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्या बोल रहा है, असत्य कथन की आपको पहचान करना है। छत्तीसगढ़ का पश्चिम भाग तथा मैकल पर्वत श्रेणी का पूर्व भाग वर्षा छाया क्षेत्र है। पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है ना। क्या बोला जा रहा है आपका, जो छत्तीसगढ़ का जो आपका पश्चिम वाला है ना, छत्तीसगढ़ का जो आपका पश्चिम वाला भाग तथा मैकल पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग वर्षा छाया क्षेत्र है, पहले तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही। जो दलहा पहाड़ है ना, ये आपका जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, और यही आपका दलहा पहाड़ है। प्रत्येक वर्ष नागपंचमी के अवसर पर, नागपंचमी के अवसर पर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। नागपंचमी के अवसर पर मेले का आयोजन होता है। सभी बातों को आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ष। आगे बात करते हैं, बिजौरा पहाड़ मैकल पर्वत श्रेणी में स्थित है। जो तीसरा स्टेटमेंट है आपका गलत हो जाएगा। जो बिजौरा पहाड़ है ना, ये पेंड्रा लोरमी पठार में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका, पेंड्रा लोरमी पठार में, ठीक है, पेंड्रा लोरमी, ये आपका पेंड्रा लोरमी पठार में है ना, पठार में क्या है जी आपका स्थित है। बिजौरा जो आपका पहाड़ है पेंड्रा लोरमी पठार में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, चवर ढाल हसदोमान बेसिन में स्थित है। तो चौथा तो हमारे बिल्कुल सही है। जो चवर ढाल है वो हसदोमान बेसिन में स्थित है, जो कि आपका पहाड़ी की बात करते हैं तो आपका छुरी उदयगढ़ की पहाड़ी है ना, जो चवर ढाल है हसदोमान बेसिन में स्थित है। अगर पहाड़ी की बात करता हूँ तो आपको ध्यान रखना है छुरी उदयगढ़ की पहाड़ी में, ठीक है, छुरी उदयगढ़ की पहाड़ी में क्या है, ये आपका स्थित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असत्य कथन की आपको पहचान करना था। तो कौन सा कथन असत्य, देखो पहला बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग तथा मैकल पर्वत श्रेणी का पूर्व भाग। अगर मैकल पर्वत श्रेणी इधर है तो इसका पूर्व वाला भाग, तो मैकल पर्वत श्रेणी का जो आपका पूर्व वाला भाग है वो वर्षा छाया क्षेत्र है। पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, ये भी सही है, जहाँ प्रत्येक वर्ष नागपंचमी के अवसर पर मेले का आयोजन होता है। नागपंचमी जो कि सावन माह के शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है, नागपंचमी। बिजौरा पहाड़ जो कि आपका छुरी उदयगढ़ की पहाड़ी में स्थित, आपका पेंड्रा लोरमी के पठार में स्थित है ना। जो बिजौरा पहाड़ है ये आपका पेंड्रा लोरमी के पठार में स्थित है, ध्यान रखना है। और जो चवर ढाल हसदोमान बेसिन में स्थित है, तो चौथा तो बिल्कुल सही है। और हसदोमान बेसिन कहाँ पड़ेगा, छुरी उदयगढ़ की पहाड़ी में पड़ेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर थर्ड ऑप्शन जो कि गलत है, बिजौरा पहाड़ ये आपका पेंड्रा लोरमी पठार में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। सतरंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। आप लोग गए भी होंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी, और अच्छा जगह भी है ना, अगर जाओगे तो। सतरंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आपका कोरबा, है ना। देखो जो कुछ जो आपका जो छोटे प्रश्न है ना, मैं जल्दी इसको कंप्लीट करा रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत सारे हम लोग को और क्वेश्चन करने हैं। तो सतरंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, तो आपको कोरबा जिले में स्थित है, ठीक है। ये कोरबा जिला मुख्यालय के, ध्यान रखना, ये कोरबा जिला मुख्यालय की आपका उत्तर दिशा में है। कोरबा जिला मुख्यालय के उत्तर दिशा में है कौन सा पहाड़ी, आपका सतरंगा पहाड़ी, याद रखना है, ठीक है। और ये जो पहाड़ी है ना, इसकी विशेषता है, ये पहाड़ी शिवलिंग के आकार का है। ये जो आपका सतरंगा पहाड़ी है ना, सतरंगा पहाड़ी, ठीक है, सतरंगा पहाड़ी ये आपका शिवलिंग के आकार का है। सतरंगा पहाड़ी किसके आकार का है, आपका शिवलिंग के, ठीक है, शिवलिंग के आकार का है। सतरंगा पहाड़ी शिवलिंग के आकार का है। मैंने क्या बताया, जो आपका सतरंगा पहाड़ी है कोरबा जिला के जिला मुख्यालय के आपका कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में स्थित है। और ये पहाड़ी शिवलिंग के आकार का है ना। और यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर, इसी सतरंगा पहाड़ी की आधा किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत झील है जी। क्या है आपका, एक खूबसूरत झील है, बिल्कुल आप लोग जाइएगा यहाँ। तो सतरंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, तो आपका कोरबा जिला, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। क्या बोल रहा है कि कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है। देखिए, रामगढ़ की पहाड़ी में आपका सीता बेंगरा की गुफाएं बिल्कुल सही है। अगर रामगढ़ की पहाड़ी की बात करता हूँ तो कौन सा जिला में, आपका सरगुजा जिला में। कौन सा जिला में जी, आपका सरगुजा जिला में, ठीक है। इसी रामगढ़ की पहाड़ी में कालीदूत ने मेघदूत की रचना किया था, मतलब कालिदास बोल दिया था जी, है ना। कालिदास जी ने आपका मेघदूत की रचना किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और उस मेघदूत को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, आपका मुकुरधर पांडे जी के द्वारा किया गया था ना। तो आपका रामगढ़ की पहाड़ी का विस्तार सरगुजा जिला में है। और इसी रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा की गुफा है, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा है, जोगी मारा की गुफा है, सब आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, है ना। तो रामगढ़ की पहाड़ी
यहाँ क्या है आपका सीता बेगुन की गुफा, बिल्कुल सही है। सामरी पाठ, सामरी पाठ की सर्वोच्च चोटी आपका गौरलाटा की चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितना है 1225 मीटर, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सामरी पाठ की सर्वोच्च ऊंची चोटी गौरलाटा की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। दलहा पहाड़, अभी मैंने बताया था दलहा पहाड़ आपका कोरबा जिले में नहीं है, दलहा पहाड़ आपका जांजगीर चांपा, दलहा पहाड़ आपका जांजगीर चांपा जिला में है, जहाँ प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर, यहाँ प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर क्या होता है आपका मेले का आयोजन होता है, ठीक है। तो ये आपका ये तीसरा वाला जोड़ा गलत है। चौथा बखोना चोटी, बखोना चोटी आपका कन्हार नदी है ना, बखोना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम होता है। तो चौथा वाला स्टेटमेंट भी मतलब आपका जो जोड़ा ये भी हमारा क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बखोना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम होता है। अभी मैं पूरा बताऊंगा नदियों के बारे में भी, हम लोग आज नदी अपवाह तंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा क्लास होने वाला है। तो कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? रामगढ़ की पहाड़ी जो कि सरगुजा जिले में है, यहाँ सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा की गुफा है। सामरी पाठ, इसकी सर्वोच्च ऊंचाई आपका गौरलाटा की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, बिल्कुल सही है। दलहा पहाड़ ये कोरबा जिले में नहीं है, जांजगीर चांपा जिला में है। और बखोना चोटी यहाँ से कन्हार नदी का उद्गम हुआ है। तो डी वाला स्टेटमेंट तो भी हमारा सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। स्टेटमेंट बोल दिया था आपका जोड़ा वही है ना, आपका ए बी और डी वाला जोड़ा सही है, सी वाला जोड़ा क्या हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है, बताना है आप लोग को। सोनबेरा का पठार गरियाबंद, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। मैं अंतिम में आप लोग को करंट अफेयर के रिगार्डिंग भी आप लोग को जो जलप्रपात है, पर्वत, पठार जो कि करंट अफेयर की मुद्दा रहा है, सभी चीज़ों को आप लोग को मैं अंतिम में कराऊंगा, है ना। तो देखिए सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपको गरियाबंद, ठीक है। कहाँ जो आपका गरियाबंद जिले में है, याद रखना, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। जो आपका सोनबेरा पठार है आपका कहाँ है, गरियाबंद जिले में, गरियाबंद जिले में, जो कि आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच, किसके बीच, छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। किसका, सीमा रेखा का, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा का क्या करती है, आपका निर्माण करती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है, इसका सही आंसर आपका गरियाबंद जिला हो जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई की बात करता हूँ सोनबेरा पठार का, तो 943 मीटर है, ये भी ध्यान रखना। अगर ये याद नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान रखना जो किसके बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है सोनबेरा पठार। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? देखो सिहावा पहाड़ी कहाँ, सिहावा पहाड़ी तो आपका धमतरी में, अभी बताया था, इसी से महानदी का उद्गम होता है। इसका प्राचीन नाम सुक्ति मुक्ति पर्वत था, है ना। गड़िया पहाड़ जो कि कांकेर में है, ठीक है। गड़िया पहाड़ कहाँ आपका, कांकेर में है, ये भी बढ़िया पर्यटक स्थल है एक प्रकार से। दलहा पहाड़ कहाँ आपका, ये आपका जांजगीर चांपा में भी बताया था। दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा, जहाँ प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर मेले का आयोजन होता है। कुलझाड़ी पहाड़ हो जाएगा आपका प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, ये सब कहाँ है, ये सब कहाँ है आपका राजनांदगांव जिला में। कहाँ है जी आपका, राजनांदगांव जिला, ठीक है। ये कहाँ है आपका, राजनांदगांव जिला, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन। पूछा गया था कि कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है, इसका सही आंसर आपका कुलझारी पहाड़, ठीक है। बाकी स्यावा पहाड़ तो धमतरी जिला में है, गड़िया पहाड़ तो कांकेर में है, दलहा पहाड़ तो जांजगीर चांपा में है ना। तो कुलझारी पहाड़ आपका राजनांदगांव जिले में है। चलिए आगे बात करते हैं। इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्ति मुक्ति कहा जाता था? अब इसके बारे में ज़्यादा मैं वर्णन नहीं करूंगा, मैं जो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ इसके बारे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सियावा पर्वत, ठीक है। तो इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्ति मुक्ति कहा जाता था? तो आपका सियावा पर्वत। कौन से जिला में, धमतरी जिला में। कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? तो आपका महानदी का उद्गम हुआ है। महानदी का कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, हमारे प्रदेश में लंबाई 286 किलोमीटर। महानदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में बनाती है। सभी बातों को आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्ति मुक्ति कहा जाता था? तो आपका सियावा। बाकी मैन पार्ट की ऊंचाई 1152 मीटर, कितना है, 1152 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। इसी से मान नदी का भी उद्गम होता है, ठीक है। सामरी पाठ की सर्वोच्च ऊंची चोटी गौरलाटा की चोटी है, जिसकी ऊंचाई आपका 1225 मीटर है। कितना है आपका, 1225 मीटर, ठीक है। 1225 मीटर है, ये आपको याद रखना है। तो इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्ति मुक्ति कहा जाता था? तो आपका सियावा पर्वत को। चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान कहाँ है? दंडकारण्य में, या जसपुर सामरी पाठ में, पूर्वी बघेलखंड के पठार में, या महानदी बेसिन। महानदी बेसिन मतलब छत्तीसगढ़ के आपका मैदान की बात हो रहा है, तो यहाँ तो नहीं है भैया गोदावरी सबरी, है ना। पूर्वी बघेलखंड का पठार है ना, मतलब आपका सरगुजा अंचल की बात हो रहा है, यहाँ भी आपको नहीं है। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, यहाँ भी आपको नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान आपका दंडकारण्य में स्थित है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। तो छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान, दक्षिण में दंडकारण्य के पठार में स्थित है, सभी बातों को याद रखना है। चले आगे बात करते हैं।
छत्तीसगढ़ प्रदेश के दक्षिणी सीमांत भाग में निम्नलिखित में से कौन सा मैदानी क्षेत्र स्थित है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ज़्यादा मैं समय नहीं लूंगा। देखो क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के दक्षिणी सीमांत भाग में, दक्षिणी सीमांत भाग में सरगुजा का मैदान, ये कहाँ दक्षिणी में होगा? ये तो उत्तर में है ना। बस्तर का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान, कोरबा का मैदान, कोरबा का मैदान भी नहीं होगा, दुर्ग रायपुर का मैदान भी नहीं होगा, सीधा आपका बस्तर का मैदान हो जाएगा। सीधा मैप से चलिए ना, सबसे दक्षिण में क्या है आपका? बस्तरी संभाग तो पड़ता है, इसका सही आंसर क्या होगा? आपका बस्तर का मैदान हो जाएगा। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन है वो आपका कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, या आपका दक्षिण में या पूर्व में? आप लोग को बताना है, इस क्वेश्चन का आपको बताना है, आंसर क्या होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? इसका सही आंसर आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में। अभी मैं आगे आप लोग को जब पूरा नदी के रिगार्डिंग क्वेश्चन कराऊंगा तो डेफिनेटली पूरा सब नदियों के बारे में आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल छोटे छोटे जो क्वेश्चन आ रहे हैं जल्दी जल्दी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे और हम लोग को आज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? तो आपका दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगे मैं नदी अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा तो इन सब नदियों के बारे में बताऊंगा, लंबाई कितनी है, उद्गम कहाँ से, सब आप लोग को पूरा बताऊंगा। आगे बात करते हैं, देखिए बैलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? बदरगढ़ की चोटी, लाफागढ़ की चोटी, नंदीराज की चोटी या दिल्ली राजहरा की चोटी? अभी मैंने आप लोग को चोटियों के बारे में बताया था। तो बैलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज की चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितना है जी आपका? 1210 मीटर। कितना है आपका? 1210 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। बदरगढ़ की चोटी की ऊंचाई मैंने आप लोग को बताया था कितना, आपका 1176 मीटर, 1176 मीटर। लाफागढ़ की चोटी की ऊंचाई मैंने बताया था आपको 1048 मीटर। सभी बातों को ध्यान रखना है। गौलाटा का 1225 है, फिर नंदीराज का 1210 है, बदरगढ़ का 1176 है, मैन पाट का 1152 है ना। लाफागढ़ का कितना है जो आपको? लाफागढ़ का है आपका 1048। सभी बातों को याद रखना है, सिंपल सा प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं। गोलापल्ली का पठार, ये थोड़ा बढ़िया प्रश्न है। गोलापल्ली का पठार किस तहसील में स्थित है? उसूर, चारामा, कोंटा या दरभा? गोलापल्ली का पठार किस तहसील में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर आपका सुकमा जिला के कोंटा तहसील में है ना। जो गोलापल्ली का पठार है, गोलापल्ली का जो पठार है जी, गोलापल्ली का पठार सुकमा जिला के ना, गोलापल्ली का पठार आपका सुकमा जिले के कोंटा तहसील में, कोंटा तहसील में स्थित है। ये आपको याद रखना है, सुकमा जिले के कोंटा तहसील में स्थित है। ठीक है, चलो इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आशा कर रहा हूँ यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नदी अपवाह तंत्र का, सॉरी आपका मानसून के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे नदी अपवाह तंत्र का। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या, देखिए छत्तीसगढ़ के जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, क्या क्वेश्चन है देखिए, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस क्या दिया गया, देखो ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन को पढ़िए। आपका छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती। दूसरा, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। तीसरा क्या है, देखो आपका छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। और चौथा, तापमान क्या आपका वर्ष भर आपका क्या रहता है, आपका सामान्य रहता है। ठीक है, ये आपसे 4 कथन बोले जा रहे हैं, है ना। आपको इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है ना। आपको पढ़ने के बाद बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। 1 सेकंड जी ना, 1 सेकंड। चले अब इसका आपको आंसर करना है, चलो आंसर करिए। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवा नहीं आती। दूसरा, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। और चौथा, तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। चलो देखिए, सबसे पहले देखो आपका छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवा नहीं आती। यहाँ पास बोला जा रहा है सत्य कथन कौन सा है, सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन की आपको पहचान करना है। एक्चुअल में देखो, पहला, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवा नहीं आती, एक्चुअल में ना आती है। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं आती है भैया, आती है ना, यहाँ पास नहीं आती है बोला जा रहा है। तो पहला तो आएगी ही। दूसरा, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, जो आपका छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण तुलनात्मक रूप से क्या है, आपका कम आर्द्र है। लेकिन यहाँ पास अधिक आर्द्र है बोला जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है, जो कि क्या है, आपका कम आर्द्र है, ध्यान रखना है। क्योंकि आपका पश्चिमी भाग में क्या है जी, आपका पश्चिमी भाग क्या आपका वृष्टि छाया प्रदेश है। पश्चिमी भाग कौन सा प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश है ना। तो आपका छत्तीसगढ़ का आपका पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से क्या है, आपका कम आर्द्र है, लेकिन यहाँ पास अधिक आर्द्र है बोला जा रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है।
तीसरा स्टेटमेंट देखो, छत्तीसगढ़ में जो आपका मानसून है बंगाल की खाड़ी से आता है, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो मानसून है आपका बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है, ये आपको याद रखना। 90% जो आपका मानसून है, ठीक है, 10% आपका अरब सागर की शाखा से, लेकिन 90% आपका मानसून है बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है। तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। आप ही लोग बताइए, क्या हमारे छत्तीसगढ़ में तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है? ये तो गलत है। तापमान क्या होता है आपका, ये बदलता रहता है। ठीक है, तापमान क्या रहता है आपका, ऋतुओं के आधार पर, है ना, ऋतुओं के आधार पर बदलते रहता है। ऋतुओं के आधार पर तापमान आपका, ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर तापमान, ऋतुओं के आधार पर क्या होता है आपका, बदलते रहता है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संदर्भ में आपको सत्य कथन आपको पहचानना था। पहला, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवा नहीं आती, एक्चुअल में आती है, तो पहला गलत। दूसरा, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है, एक्चुअल में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण ये आपका पूर्वी भाग से कम आर्द्र है, लेकिन यहाँ पास अधिक आर्द्र है बोला जा रहा है, जो कि गलत है। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, बिल्कुल सही है। 90% जो मानसून प्राप्त होता है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होता है। और तापमान वर्ष भर समान रहता है, गलत है भैया। ऋतुओं के बदलने के आधार पर तापमान भी क्या होता रहता है आपको, बदलता रहता है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 है, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती हैं। कथन 2 है, छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। अभी जस्ट मैंने बताया था। देखो यहाँ पास आप पढ़ते ही आप लोग को इसका आंसर समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पास बोल रहा है सेकंड में कि छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की अरब सागर शाखा, देखो अरब शाखा मतलब अरब सागर शाखा, इससे अधिकतम वर्षा नहीं होती है। किससे होती है, बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी शाखा से क्या होती है आपका, अधिकतम वर्षा होती है। देखो छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिकतम वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पास अरब सागर की शाखा से अधिकतम वर्षा होती है बोला जा रहा है, इसलिए क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा ये। कथन 1, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है, तो कथन 1 तो आपका बिल्कुल सही है ना। शीत ऋतु के दौरान छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं आती है ना, और शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारे बिल्कुल सही है। दूसरा गलत है कि छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा होती है, जो कि गलत है। आपका बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। तो कथन 1 सही है और कथन 2 क्या है आपका, गलत है। देख लो कौन सा ऑप्शन आपका, सी वाला ऑप्शन। कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 क्या है जी आपका, गलत है, असत्य है। चलिए आगे बात करते हैं। इस राज्य की जलवायु कैसी है, बताना है हमारे राज्य की जलवायु कैसी है। समशीतोष्ण जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, अल्पाइन जलवायु है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हमारे राज्य की जलवायु की बात करते हैं, हमारे राज्य की जलवायु कैसी है आपका, उष्णकटिबंधीय जलवायु। कैसा है जी आपका, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ये आपको ध्यान रखना है। समानता अगर मैं छत्तीसगढ़ की जलवायु की बात करता हूँ तो आपका उपाद्र हो जाएगा। उपाद्र या बोल सकते हैं शुष्क उपाद्र, या हम लोग बोल सकते हैं आपका उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय तथा मानसूनी हवाओं पर मानसूनी हवाओं पर आधारित जलवायु है। मानसूनी हवाओं पर आधारित जलवायु है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस राज्य की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है। इस राज्य की जलवायु कैसी है, तो आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ उपाद्र, शुष्क उपाद्र और उष्णकटिबंधीय और मानसून आधारित जलवायु है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं हैं। देखो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, उष्णकटिबंध मानसून, तो ये तो होगा ही, ठीक है। शुष्क उपाद्र भी मैंने बताया था, ये भी होगा। और आपका देखो उष्णकटिबंधीय मानसून, ये तो होगा ही। और आपका शुष्क उपाद्र भी मैंने बताया था, तो अ और स तो होगा, इसलिए इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया था, जो आपका छत्तीसगढ़ के जो आपका मानसून है ना, वो या तापमान की अगर विशेषता की बात करते हैं तो कैसा है आपका, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका उपाद्र भी है, शुष्क उपाद्र भी है, उष्णकटिबंधीय और मानसून हवाओं पर आधारित जलवायु है, इसलिए इसका सही आंसर आपका उष्णकटिबंधीय, मानसून और शुष्क उपाद्र भी हो जाएगा, ठीक है। तो अ और स इसका सही आंसर होगा। चलो आगे बात करते हैं। आगे देखो अब ये होता क्या है, ये सब ना अगर इसको बताते चलो तो बहुत समय लग जाएगा जी, हमको बहुत सारे और क्वेश्चंस करना है। अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी का आप लोग को क्लास प्रोवाइड कराऊंगा तो डेफिनेटली उसको बताऊंगा सब होता क्या है, ठीक है। उसमें अच्छे से उस पर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न कथनों में से, हाँ लेकिन ये याद रखना है ना कि कौन से मानसून पाया जाता है, लेकिन ये आपका उष्णकटिबंधीय क्या होता है, शुष्क उपाद्र क्या होता है, ये सब हम लोग जियोग्राफी क्लास में, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी क्लास में इस पर चर्चा कर लेंगे।
चलिए आगे बात करते हैं, निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। मानसून शब्द फारसी भाषा का शब्द है। देखो जो मानसून शब्द है फारसी भाषा का शब्द नहीं है भैया, जो मानसून शब्द है ना आपका अरबी भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का? अरबी भाषा का। अरबी भाषा का मानसून शब्द आपका अरबी भाषा का शब्द है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पास फारसी भाषा बोला जा रहा है, जो कि क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसिम शब्द से हुई है, किससे हुआ है आपका? मौसिम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार पलट जाना। इसका अर्थ क्या होता है? पवनों की दिशा का मौसम के आधार पर पलट जाना। मौसम के आधार पर पलट जाना ये हो जाएगा, ठीक है। तो मानसून शब्द फारसी भाषा का शब्द है, जो कि गलत है। जो मानसून शब्द है अरबी भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति मौसिम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के आधार पर पलट जाना। दूसरा, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में औसत रूप से तापमान कम होने के प्रमुख कारण अक्षांश रेखा और ऊंचाई है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है जी, है ना। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में औसत रूप से तापमान कम होने का प्रमुख कारण अक्षांश रेखा और ऊंचाई भी है ना, इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था अक्षांशीय विस्तार हमारे राज्य का कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, सब मैंने आपको बता दिया है। तीसरा, अबूझमाड़ पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है ना। इसको अबूझमाड़ पहाड़ी को छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी के नाम से जानते हैं, पता होगा आप लोग को, है ना। चौथा, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है, लगभग 90%, ठीक है। अरब सागर से भी होता है, लेकिन वो आपका कम होता है वहाँ से, है ना। तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है कि मानसून शब्द आपका फारसी भाषा का शब्द है, जो कि गलत है। मानसून शब्द आपका अरबी भाषा का शब्द है। चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित में से होती है। देखो शीतकालीन, है ना, शीत ऋतु के समय जो आपका वर्षा होती है वो किस कारण होती है? ये क्वेश्चन सीजीपीएससी का था, जो पूछा गया था, और जो आंसर दिए गए थे उसके आधार पर मैं आप लोग को बताऊंगा, है ना। देखो, पहला लौटते हुए मानसून से, दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून से, तीसरा दक्षिण पूर्वी मानसून से, पश्चिमी आपका गर्तों से। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? पश्चिमी गर्तों से, है ना। तो छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु की अवधि नवंबर से फरवरी माह के मध्य होती है ना। और इस दौरान कुल वार्षिक वर्षा का 1 से 2% भाग पश्चिमी विक्षोभ से होने वाले वर्षा से प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है ना। तो इसका सही आंसर आपका पश्चिमी गर्त हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किससे होती है? तो आपका पश्चिमी गर्तों से होती है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग चलते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? सिंपल सा है, सबको पता भी होगा। प्याज लेके हम लोग घूमते हैं, मतलब हम लोग नहीं, यहाँ घूमते भी हैं। चलो, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती है चिनुक, सिरोंको, चक्रवात और लू। बताओ जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? इसका सही आंसर आपका क्या होगा? आपका लू हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती है उसको किस नाम से जानते हैं? छत्तीसगढ़ में उसको किस नाम से जानते हैं? लू के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं और अलग अलग जगहों में इसको और किस किस नाम से जानते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ में इसको लू बोलते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है आपका इसको पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं? इसको काल बैसाखी, याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक और केरल में इसको चेरी ब्लॉसम, किस नाम से? चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं, सब इंपॉर्टेंट है जी। आगे बात करते हैं। उसके बाद आपका उड़ीसा और झारखंड में, ठीक है, उड़ीसा और झारखंड में इसको नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ याद रखना आपको असम में इसको बोडा चिल्ला, ठीक है, बोडा चिल्ला के नाम से इसको जानते हैं। और दक्षिण भारत में इसको आम्रवृष्टि के नाम से जानते हैं। कहाँ? आपका दक्षिण भारत में। सभी बातों को आपको याद रखना है। तो फिलहाल क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा क्या कहलाती है? लू कहलाती है, ये आपको याद रखना है ना। तो चलो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको डी ऑप्शन, है ना। साथ ही साथ याद करना है आपको, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, कर्नाटक और केरल में चेरी ब्लॉसम, उड़ीसा और झारखंड में नार्वेस्टर, असम में बोडा चिल्ला और दक्षिण भारत में आम्रवृष्टि। चलिए, कोपेन के जलवायु प्रदेश वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी छत्तीसगढ़ किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अब इसको आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। देखो, कोपेन के जलवायु प्रदेश वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी छत्तीसगढ़ किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती जलवायु,
और उष्णकटिबंधीय आपका नम पर्णपाती जलवायु। इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन है, याद करना है इसको, इंपॉर्टेंट है ना। जो कोपेन जी है, कोपेन जी के आधार पर देखा जाए तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वो आपका उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जिन्होंने आपका सी ऑप्शन लगाया सबका आंसर क्या होगा आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी, अब देखो हम लोग मिट्टी से रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे, मौसम के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिया। क्या क्या पता लगा कि छत्तीसगढ़ में जो अधिकांश वर्षा होता है ना आपका बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाओं से होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अरब सागर से भी होता है लेकिन 10% अरब सागर, 90% आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो मानसूनी हवा आती है उससे छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर जलवायु की बात करते हैं, आप सभी को पता है उष्णकटिबंधीय जलवायु है ना, उपाद्र शुष्क उपाद्र ये सब आपको ध्यान में रखना है जो भी मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा आपका लाल पीली मिट्टी, है ना। कौन सी मिट्टी जी? आपका लाल पीली मिट्टी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब लाल पीली मिट्टी के बारे में बताता हूँ। देखो लाल पीली मिट्टी जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसका स्थानीय नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी के स्थानीय नाम की अगर मैं बात करता हूँ तो मटासी माटी। इसका स्थानीय नाम क्या है आपका? मटासी माटी या मटासी मिट्टी इसका स्थानीय नाम है। इसी को आपका चावल मिट्टी, चावल मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अधिकतर देखा जाए तो आपका लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में, ये आपका मैदानी भाग में पाया जाता है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में इसका विस्तार है। और देखो मिट्टी का नाम आपका लाल पीली मिट्टी है ना, मिट्टी का नाम क्या है? जब लाल पीली मिट्टी है, इसमें जो लाल रंग है, इस मिट्टी का लाल रंग है किसके कारण होता है? आपका फेरस ऑक्साइड। ठीक है, लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। और अगर पीली बोला जा रहा है, पीला, तो पीली मिट्टी ना, तो पीला रंग किसके कारण होता है? आपका फेरिक ऑक्साइड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल पीली मिट्टी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपका फेरस ऑक्साइड, और पीला रंग आपका फेरिक ऑक्साइड। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, है ना। और काली मिट्टी में बताऊंगा, काली मिट्टी में जो मिट्टी का काला रंग होता है फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। ठीक है, और ये जो आपका लाल पीली मिट्टी है, ये कन्हारी मिट्टी के बाद प्रदेश की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। याद रखना, ये कन्हारी मिट्टी क्या होता है बताऊंगा आगे। ये कन्हारी मिट्टी के बाद प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ कन्हारी मिट्टी है ना, तो कन्हारी मिट्टी के बाद प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। स्पेशली इसमें ना आपका चावल वगैरह उगाया जाता है, इसलिए इसको चावल मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो क्या क्या बता दिया। देखो क्वेश्चन क्या था कि कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में अधिकांशता या अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आपका लाल पीली मिट्टी, इसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी, चावल मृदा के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर इस विस्तार इसका मैदानी क्षेत्र में है ना। और एक कन्हारी मिट्टी के बाद प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है और आपका पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और इसमें चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो अगर चूना की बात करते हैं, तो लाल पीली मिट्टी में चूना है आपका पर्याप्त मात्रा में, चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चूना आपका पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका लाल पीली मिट्टी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना चीज़ मैंने आपको बताया सभी बातों को आपको याद रखना है। बाकी भी बताऊंगा कि कौन कौन सी मिट्टी को छत्तीसगढ़ में और किस किस नाम से जाते हैं। देखो काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी, इसको कन्हार मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी को भर्री मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी, इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किसको? काली मिट्टी को। सभी बातों को आपको याद रखने हैं जी, है ना। तो कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो आपका लाल पीली मिट्टी, लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, याद रखना है। चलो लेटेराइट मिट्टी को मुरमी मिट्टी या भाटा मिट्टी के नाम से जानते हैं। अभी आगे सबके बारे में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। फिलहाल जितना चीज़ मैंने आपको बताया याद करना है। चलो आगे बात करते हैं। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या था आपका, ये था ना। अब दूसरा, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक, अभी ये सीजीपी से क्वेश्चन है। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। दूसरा, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। अभी मैंने बताया था सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कन्हार मिट्टी है। कन्हार मिट्टी के बाद सेकंड नंबर में आता है आपका मटासी मिट्टी। और मटासी मिट्टी किसको बोलते हैं? लाल पीली मिट्टी को तो बोला जाता है। तो यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। तीसरा, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। और चौथा,
चौथा, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। बताना है मटासी मिट्टी के बारे में, ठीक है। मटासी मिट्टी, देखो मैंने चूने की मात्रा भी बताया था, साथ ही साथ इसमें लोहे की मात्रा भी अधिक होती है। देखो आपको क्या बताना है, इसमें से सही नहीं है बोला गया है। पहले देखो, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर होती है, जो कि आपका गलत है। ये कन्हार की अपेक्षा अधिक, ये आपका कन्हार की अपेक्षा उल्टा लिख दिया। देखो, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा यहाँ पास कम आएगा, भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। यहाँ पास उल्टा दे दिया, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम और कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। लेकिन ध्यान रखना है ना, कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। दूसरा, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कन्हार मिट्टी और कन्हार मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, काली मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। और इसी के बाद सेकंड नंबर में कौन सा आ जाता है आपका कौन सा आएगा, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ ना, सेकंड नंबर में कौन सा आएगा आपका, लाल पीली मिट्टी। तीसरा, इस मिट्टी में लोहे की अधिक मात्रा होती है। देखो कैसे याद कर सकते हो, मैंने बताया था इसी आपका मटासी मिट्टी को लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो लाल रंग किस कारण है, लाल रंग आपका फेरस ऑक्साइड के कारण है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। और पीला रंग किसके कारण है आपका, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के कारण है, ठीक है। तो क्या प्रेजेंट है आप लोग को दिख रहा होगा, देखो फेरस फेरिक ये सब क्या आपका लोहा है ना। तो आपका पीला रंग है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है और लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस मिट्टी में लोहे की अधिक मात्रा होती है, तीसरा तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड भी सही है। डी देखो, चौथा देखो, इस मिट्टी में रेत की मात्रा होती है, ठीक है भाई, इसमें आपका रेत की भी मात्रा पाई जाती है, साथ ही साथ इसमें चूना भी पर्याप्त मात्रा में होता है, किसमें आपका लाल पीली मिट्टी में अर्थात मटासी मिट्टी में। सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलो क्या क्या मैंने आपको बताया, लाल पीली मिट्टी जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। स्थानीय नाम मटासी मिट्टी, इसको चावल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है ना। इसमें आपका लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसमें चूना पाया जाता है, इसमें आपका और क्या पाया जाता है, रेत की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। और ये आपका कन्हार मिट्टी के बाद प्रदेश की दूसरी उपजाऊ मिट्टी है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कन्हार मिट्टी, जिसको आपका काली मिट्टी के नाम जानते हैं, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, ये आपका सेकंड नंबर में हो जाएगा, ठीक है। तो मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका सही आंसर क्या होगा आपका पहला वाला, क्योंकि जो आपका मटासी मिट्टी है वो कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, लेकिन यहाँ पास कम ऊंचाई पर पाई जाती है बोला जा रहा है, जो कि क्या हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है, लाल पीली मिट्टी को या लाल रेतीली मिट्टी को या काली मिट्टी को या लेटेराइट मिट्टी को, किसको आपका टिकरा कहा जाता है, इसका आपको आंसर करना है। तो याद रखना आपका इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाल बलुई मिट्टी को या लाल रेतीली मिट्टी। इसका सही आंसर आपका लाल बलुई या रेतीली मिट्टी है ना, इसका सही आंसर आपका लाल बलुई या लाल रेतीली। मैं लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पास लाल बलुई या आपका जो रेतीली मिट्टी है ना, इसी को आपका टिकरा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। चलो भैया, पहले तो हम लोग ऐसे करते हैं, मिट्टी की स्थानीय नाम हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले लाल पीली मिट्टी पूरा याद कर लेते हैं। लाल पीली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, लाल पीली मिट्टी को जाना जाता है किस नाम से जी, आपका मटासी माटी, इसको मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा, लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको आपका टिकरा मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, काली मिट्टी को आपका कन्हार भर्री और रेगुर है ना, कन्हार भर्री और आपका रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और आगे याद करते देख लीजिए, लेटेराइट जो मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी को आपका भाटा मिट्टी या इसी को आपका मुरमी मिट्टी के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं लेटेराइट के बाद आपका काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी और जो आपका लाल पीली मिट्टी है, काली और लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को, इसके मिश्रण को आपका डोरसा कहा जाता है, इसके मिश्रण को डोरसा कहा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या था कि किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है, तो आपका लाल बलुई मिट्टी को, इसको लाल रेतीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और जो अधिकतर ये आपका बस्तर के ढलानों में है ना, ये अधिकतर आपका बस्तर के आपका ढलानों में, अधिकतर बस्तर के ढलानों में पाई जाती है, ये आपको याद रखने हैं जी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का लाल रेतीली मिट्टी सही आंसर होगा, याद करना। देखो, लाल पीली मिट्टी मटासी मिट्टी,
लाल बलुई मिट्टी, टिकरा मिट्टी। काली मिट्टी को कन्हार, भर्री या रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। लेटेराइट को भाटा या मुर्मी मिट्टी। काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा कहा जाता है, ठीक है। और लाल बलुई मिट्टी जो बस्तर के ढलानों में सर्वाधिक पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये सब के बारे में बताऊंगा, काली मिट्टी के बारे में भी बताऊंगा आपको, लेटेराइट मृदा के बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता जाएगा तो बताऊंगा। देखो, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम क्या है। अब ये पूछा गया प्रश्न है। देखो, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम क्या है। देखो, आपका मरहान, पहला आपका ये ऑप्शन है टिकरा, माल, मरहान, गभार। यहाँ पर बोल रहा है उच्च से निम्न भूमि के क्रम में बताना बोल रहा है ना, तो टिकरा, माल, मरहान, गभार ये तो नहीं होगा। माल, मरहान, गभार, टिकरा ये भी नहीं होगा। गभार, टिकरा, मरहान, माल ये भी आपका नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, मरहान, टिकरा, माल, गभार, है ना। यहाँ पास उच्च से निम्न भूमि के क्रम में बताना है। उच्च से आपका निम्न है ना, उच्च से आपका निम्न क्रम में बताना है। तो सबसे पहले आपका मरहान, मरहान के बाद आपका टिकरा, टिकरा के बाद आपका माल, माल के बाद आपका गभार, है ना। इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मैंने क्या करा, देखिए, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। जसपुर में, बलरामपुर में, सुकमा में या रायगढ़ में। देखो क्या बोल रहा है आपका, लाल दोमट मिट्टी। ऑप्शन देंगे जसपुर, बलरामपुर, सुकमा, रायगढ़। इसका सही आंसर आपका सुकमा। जो आपका लाल दोमट मिट्टी है इसका विस्तार सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में है, ठीक है। कहाँ आपका सुकमा और आपका दंतेवाड़ा जिले में, इसका विस्तार सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में। और ये आपका अत्यधिक अम्लीय प्रवृत्ति वाला मृदा है। अत्यधिक अम्लीय प्रवृत्ति वाला क्या है जो आपका मृदा है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो आपका लाल दोमट मिट्टी जो कि सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में इसका सर्वाधिक विस्तार है, इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें आपका मुख्यतः क्या बोया जाता है, इसमें आपका मुख्यतः मोटे अनाज बोया जाता है। इसमें मुख्यतः क्या बोया जाता है आपका, मोटे अनाज। इसमें मुख्यतः मोटे अनाज बोया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जल धारण क्षमता थोड़ा कम होती है ना, इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है इसकी, कम होती है। जल धारण क्षमता कम होती है और इसमें आपका मोटे अनाज बोया जाता है। सभी बातों को याद रखने हैं। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर आपको सुकमा और दंतेवाड़ा। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मृदा को कन्हारी मृदा के रूप में भी जाना जाता है। जबरदस्त प्रश्न है, इसी से बार बार क्वेश्चन आता है जी। देखो, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मृदा को कन्हारी मृदा के रूप में भी जाना जाता है। काली मिट्टी का आपका और क्या क्या नाम है, इसको कन्हार माटी बोलते हैं। इसी को भर्री माटी के नाम से जानते हैं। इसी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसी को आपका दरारी मिट्टी, ये सब इसके नाम है बहुत इंपॉर्टेंट। इसी को दरारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लाल पीली मिट्टी को तो मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। लाल दोमट मिट्टी भी मैंने बताया था, इसका विस्तार सुकमा और दंतेवाड़ा जिला में है। सुकमा और दंतेवाड़ा जो आपका अम्लीय प्रवृत्ति की मिट्टी है और इसमें आपका मोटे अनाज बोए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में किस मृदा को कन्हारी मृदा के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही आंसर आपका काली मिट्टी। अब चलिए भैया, काली मिट्टी के बारे में जो तथ्य आपको बताऊंगा अच्छे ध्यान रखना। सबसे पहले इसके अन्य नाम क्या होगा, कन्हार मिट्टी, भर्री मिट्टी, रेगुर मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी और आपका दरारी मिट्टी। चलो अब याद रखना है, जो आपका काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, बेसाल्ट प्रधान लावा चट्टानों के अपरदन से, ठीक है। बेसाल्ट प्रधान लावा चट्टानों के अपरदन से क्या हुआ है, इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। दूसरा चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से फसलें बोई जाती है, इसमें आपका चना, सोयाबीन, कपास, गन्ना। चना हो जाएगा, चना के बाद आपका सोयाबीन हो जाएगा, सोयाबीन के बाद आपका कपास हो जाएगा, कपास के बाद आपका गन्ना। ये सभी फसलें से प्रमुख रूप से आपका बोई जाती है, ठीक है। और ये मुख्यतः हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ में आपका कवर्धा, राजनांदगांव, ठीक है। कवर्धा हो जाएगा, कवर्धा के बाद आपका राजनांदगांव हो जाएगा, राजनांदगांव के बाद आपका दुर्ग हो जाएगा, दुर्ग के बाद आपका रायपुर। इन सभी जिलों में इसका मुख्यतः क्या है, जो आपका विस्तार है किसका, आपका काली मिट्टी का। सभी बातों को आपको ध्यान रखना। गरियाबंद जिला में भी है ना। और इसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसमें चीका की मात्रा, ये सब क्वेश्चन अपने आप से बनता है, कौन सी मिट्टी में चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है। और इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी, इसको स्वतः
स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसी को दरारी मिट्टी, इसी को दरारी मिट्टी, बड़े बड़े इसमें दरार पड़ जाते हैं, इसको दरारी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम है काली मिट्टी। काला रंग किसका कारण है? काला रंग आपका फेरिक टाइटेनियम, जो काला रंग है वो फेरिक टाइटेनियम है ना, फेरिक टाइटेनियम के कारण, काला रंग फेरिक टाइटेनियम के कारण है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, सभी चीज़ों को जितना मैं आपको काली मिट्टी के बारे में बताया इंपॉर्टेंट है ना। इसमें भी लोहे की मात्रा पाई जाती है ना। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें आपका जल धारण, इसमें जल धारण क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या होती है? आपका सर्वाधिक होती है। सभी बातों को ध्यान रखना है। देखो इसमें फेरिक टाइटेनियम, फेरिक मतलब वही फिर से आयरन की बात हो रही है, तो इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है ना। चलो आगे बात करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? डोरसा, कन्हार, भाटा या दोमट? बताइए, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? डोरसा है, कन्हार है, भाटा या दोमट है? किसका पूछ रहा है? लेटेराइट मिट्टी का। किसका पूछ रहा है जी? आपका लेटेराइट मिट्टी का पूछ रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? भाटा मिट्टी है ना, भाटा मिट्टी ध्यान रखना। इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी आपका लेटेराइट मिट्टी को आपका भाटा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, या इसी को आपका भवन निर्माण, ठीक है, भवन निर्माण मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसी को आपका मुर्मी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं और इसके बारे में और क्या। ये जो आपका लेटेराइट मिट्टी है, इसका निर्माण कौन से प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इसका निर्माण निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो आपका लेटेराइट मिट्टी है, ये आपका इसका प्रयोग आपका प्रमुखतः बागवानी फसल, ठीक है, बागवानी फसल को उगाने में, बागवानी फसलों को उगाने में इस मिट्टी का प्रयोग होता है। मतलब आपका लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः बागवानी फसल उगाते हैं, जैसे कि आलू हो गया, चाय हो गया, टमाटर, सब्जियां, ये सबको आपका इसी मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में उगाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, निक्षलन विधि से इसका निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो मिट्टी सूखने के बाद कठोर हो जाती है, ठीक है, ये जो आपका मिट्टी है ना, ये आपका सूखने के बाद कठोर हो जाती है, इसलिए इसका प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है। ये आपका सूखने के बाद क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है, इसलिए इसका प्रयोग किस में करते हैं? ईंट निर्माण में इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। सूखने के बाद ये कठोर हो जाती है, इसलिए इसका प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका, देखो क्वेश्चन था कि आपका छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो आपका भाटा मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको भवन निर्माण मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब दो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये दो क्वेश्चन है ना, ये और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग अपवाह तंत्र के रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ऐसा करूँगा, ये दो क्वेश्चन जो है ना इसको कराता हूँ, उसके बाद अपवाह तंत्र के क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, अल्फीसॉल्स या वर्टिसॉल्स? देखो हमको नॉर्मल ये पता है कि लाल पीली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। अब ये पता नहीं चाहिए भैया लाल पीली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं। देखो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? हमको पता है लाल पीली मिट्टी है, वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब इसको किस नाम से जानते हैं? अब देखो, अब मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सभी को आपको ध्यान में रखना है। तो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पहले तो आप लोग को नाम याद करना है। देखो आपका जो भाटा मिट्टी है, भाटा मिट्टी को आपका किस नाम से जानते हैं? भाटा मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? जो आपका लेटेराइट मिट्टी, भाटा मिट्टी को आपका लेटेराइट मिट्टी के नाम से जानते हैं। जो आपका मटासी मिट्टी है, मटासी मिट्टी को आपका इंसेप्टिसोल्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और आपका कन्हार मिट्टी को आपका वर्टिसोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और डोरसा मिट्टी को आपका अल्फीसोल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको अल्फीसोल्स के नाम से आपका जाना जाता है। अब देखिए यहाँ से आप लोग को पता लग गया होगा इसका सही आंसर क्या होगा, है ना, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग को पता लग गया होगा। देखिए, तो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? कौन से प्रकार की मृदा बोल रहा है? कृषि व्याप्त क्षेत्र में, सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में बोल रहा है ना। चलो इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, इसका आंसर आप लोग को होमवर्क में मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग को मुझे बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे करेंगे जी, इंपॉर्टेंट है।
चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ के एक बार इसका आंसर करेगा, है ना, क्योंकि अगर मैं कुछ गलत आंसर बता दी तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए बता रहा हूँ। इसका आंसर आप लोग को एक बार पढ़ना और इसका बताना इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटी सोल्स का स्थानीय नाम क्या है। अब देखो अभी जस्ट मैंने बताया था मृदा क्रम एंटी सोल्स का स्थानीय नाम क्या है। किसको एंटी सोल्स के नाम से आपका जाना जाता है, किसको आपका एंटी सोल्स के नाम से जानते हैं, आपका कन्हार को, डोरसा को, भाटा को या मटासी को। तो इसका सही आंसर आपका भाटा हो जाएगा, ठीक है। मटासी को किस नाम से जानते हैं, मटासी को आपका इंसेप्टी सोल्स, इंसेप्टी सोल्स के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। जो कन्हार मिट्टी है इसको वर्टिसोल, इसको वर्टिसोल्स के नाम से जानते हैं। और डोरसा को आपका अल्फी सोल्स के नाम से जानते हैं। डोरसा को आपका अल्फी सोल्स के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखो कन्हार को वर्टिसोल्स, याद करिए कन्हार को वर्टिसोल्स बोलते हैं, ठीक है। डोरसा को अल्फी सोल्स बोलते हैं और मटासी को इंसेप्टी सोल्स बोलते हैं। और आपका भाटा मिट्टी को आपका एंटी सोल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद करना है वापस से, कन्हार को वर्टी सोल्स, डोरसा को अल्फी सोल्स, भाटा को आपका एंटी सोल्स और मटासी को इंसेप्टी सोल्स हो जाएगा, ठीक है। जो एक क्वेश्चन जो इससे पहले मैंने दिया उसको एक बार आप लोग पढ़िएगा, उसका आंसर करिएगा। तो इस प्रकार से आज हमने मिट्टी से संबंधित क्वेश्चंस किए, है ना। साथ ही साथ हमने जो भौतिक विभाजन है छत्तीसगढ़ का, उसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन आपको कराया। अब इसके बाद मैं आपको अपवाह तंत्र, जलप्रपात, सेंसर अर्थात जनगणना, उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद आप लोग को पर्यटन के क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद खनिज का, है ना, इंडस्ट्रीज, ये सब के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो चलिए फिर आज के इस क्लास को हम लोग एंड अप करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। और ये सब याद करना है आपको, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।